नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास से खबरों की और बादरा में व्याप्त एक ऐसे विषय पर आज हम समीक्षा करेंगे दोस्तों, जिस विषय को लेकर पिछले 1.5 महीने से अधिक बादरा कस्बे का वातावरण, माहौल, जो भाईचारा, शांति, अमन चैन का माहौल है, उस माहौल में एक प्रकार से बहुत बड़ी तल्खी आई हुई है। उसी तल्खी को लेकर जो एक दो नए घटनाक्रम हुए हैं, उसको लेकर किस प्रकार से उस वातावरण में अचानक से और ज़्यादा तल्खी आ सकती है, इसको लेकर हम बात करेंगे दोस्तों विस्तार से पूरे घटनाक्रम को लेकर। इससे पहले दोस्तों बादरा आसपास की खबरें, आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी, देश प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं। आज रविवार है। रविवार को दोस्तों हम मंडियों के भाव की जानकारी आपको नहीं दे पाते। अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं, लेकिन देश प्रदेश की विस्तार से जानकारियां देंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक मैं जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा, क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन हम आपके लिए साफ संदेश भारत के दर्शकों के लिए एक एपिसोड लेकर आते हैं हर रविवार को। और ये इस रविवार को चौथा एपिसोड था। और इस एपिसोड में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे साथी अधिवक्ता योगेश शर्मा से, जो कि एडवोकेट है और अच्छे जानकार है और स्नातक की हुई है। साइबर में भी अनेकों मामलात में विशेषज्ञ भी माने जाते हैं दोस्तों। उनसे हम वार्ता करते हैं हर रविवार को भारत में व्याप्त विभिन्न अपराधों में लिप्त लोगों से हम कैसे बचें और इसको लेकर कानून क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इसको लेकर हम विस्तार से दोस्तों इस विषय में बात करते हैं। हमें चेक के मुकदमों और जिस प्रकार के बड़ी संख्या में अदालतों में मुकदमे लेन देन से संबंधित आ रहे हैं, उस पर भी हमने चर्चा की थी पूर्व के एपिसोड में। वर्तमान में हमें साइबर क्राइम को लेकर दोस्तों जिस प्रकार से हाईटेक तौर तरीक़ों से अपराधी नए नए अपराध को अंजाम देते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पुलिस की मुश्किलात भी बढ़ रही है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कानून विज्ञों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या इन कानूनों में किसी प्रावधान, किसी एक्ट में तब्दीली की जाए, किस प्रकार से की जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए भी बड़ी भारी मुश्किल है ये साइबर क्राइम के जो अपराध है दोस्तों, इसको लेकर है, जो बिल्कुल साइबर अपराध से लेकर विशेष कोर्टें, विशेष अदालतें भी हमारे देश में बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मामले इतने हाईटेक और इस प्रकार से जटिलता लिए हुए होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सबको, आप सबको मुश्किल में डालने वाले मामले हैं। तो उसको लेकर विस्तार से हमने कड़ी दर कड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी दोस्तों इस विषय पर हम अपराधों को लेकर इस एपिसोड में बात करते हैं। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसको लेकर आप कमेंट करके हमें जानकारी तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों लाइक शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो जो है वो आगे भी आप शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ अगर मैं आपको नंबर दूं, किसी प्रकार की जानकारियां आपको हमारे साथी अधिवक्ता एडवोकेट साहब से पूछनी हो, अगर जानकारी लेनी हो आपको किसी भी विषय से संबंधित जो हमारे एपिसोड में शामिल होते हैं, अपराध या इससे कहीं अधिक कोई जटिल प्रक्रिया आपके आसपास घटित हो रही हो या कोई जानकारी आपको लेनी हो, तो आप ले सकते हैं। उनके नंबर हम आपको यहाँ सार्वजनिक कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय सीमा है इसके लिए, और समय है शाम से 6 बजे से 7 बजे तक का। तो शाम को 6 बजे से 7 बजे 1 घंटे आप उनको फ़ोन पर आप उनसे कंसल्ट ले सकते हैं। योगेश शर्मा एडवोकेट बादरा के हैं और उनके नंबर मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9460504713। एक बार फिर से नंबर आप नोट कर सकते हैं 9460504713। तो ये साथी अधिवक्ता योगेश शर्मा के नंबर है जिनसे आप किसी भी प्रकार की कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज बादरा आसपास से खबरों से शुरुआत करें दोस्तों कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव जो है वो संपन्न हुए। और छात्र संघ के चुनाव में परिणाम जो है वो बहुत चौंकाने वाले थे दोस्तों। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के बहुत नज़दीक और कांग्रेस का ही एक पार्ट समझा जाता है NSUI को। लेकिन इन चुनाव में NSUI को भारी ज़बरदस्त धक्का लगा है दोस्तों। 15 यूनिवर्सिटी के जो
चुनाव थे उन 15 यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुलना, ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस से संबंधित NSUI कहीं ना कहीं निराशा के भंवर जाल में है और उनका विशेष तौर से स्पष्ट नेतृत्व नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आज नेतृत्व से, अच्छे नेतृत्व से, कुशल नेतृत्व से स्वयं कांग्रेस भी अदर जुल में है और दोस्तों मुश्किलात में पड़ी है। अगर मैं बात करूं 28 तारीख को आज दोस्तों एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी होनी थी और ये बैठक मुख्य रूप से मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही होनी थी, क्योंकि गांधी परिवार के तीनों ही मुख्य स्तंभ देश से बाहर विदेश गए हुए हैं। सोनिया गांधी हो और चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, ये तीनों बाहर गए हुए हैं। लेकिन सोनिया गांधी संभवतः आज की मीटिंग में वर्चुअल रूप से जुड़ी भी होगी और क्या रहे इस मीटिंग के पैमाने क्या थे, क्या इसमें से निकल कर आ रहा है, कब अध्यक्ष को लेकर चुनाव होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी तौर से आपको बताऊं, जिस प्रकार से सूत्रों से प्राप्त जानकारियां हैं दोस्तों, इसकी पुष्टि तो कांग्रेस भी नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के पास में ऑफर आया है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर। और ये ऑफर दोस्तों किसने दिया, आधिकारिक पुष्टि इसकी कहीं भी किसी मीडिया चैनल में या अखबारों में नहीं हो पा रही है। लेकिन ये खबर सुर्खियां बनी हुई है, वो इसलिए क्योंकि इस खबर को जो है वो विशेष लोगों द्वारा विशेष तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऑफर देके की गई है। दोस्तों आजकल कांग्रेस में भारी उथल पुथल का दौर है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी भंवर जाल में फंसे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और सचिन पायलट जैसे धुरंधर से इस प्रकार से राजनीतिक लोहा लेते रहे, उनको मात देते रहे, ये सहमाग का खेल है। और ऐसे में ऑफर आई है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कांग्रेस का, जो कि इतनी बड़ी पार्टी दोस्तों, आज़ादी की पार्टी और कांग्रेस जिसने पूरे विश्व में एक प्रकार से अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। किसी समय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे दोस्तों प्रधानमंत्री इस पार्टी के रहे हैं और 70 सालों से करीब राज इस देश पर कांग्रेस ने किया है। उस कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कितनी बड़ी बात और गौरव की बात हो सकती है, ये तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी भली भांति समझती है, देश के नागरिक भी समझते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो संभवतः आज की मीटिंग में उन्होंने एजेंडा रखा होगा कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ सकता, अगर आप मुझे अध्यक्ष बनाना ही चाहते हैं, राहुल गांधी को नहीं बनाना चाहते, या गांधी परिवार भी कहीं ना कहीं चाहता है अब कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए कि गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष हो और वो मुझे आपने चुना है। क्यों चुना है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई अध्यक्ष आज तक नहीं बनना और बनने का सवाल ही नहीं है दोस्तों। जो बने थे उनको एक पार से दरकिनार करके उनको लगा दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब स्थिति ये कि गांधी परिवार के अलावा अगर कोई अध्यक्ष बने तो वो गांधी परिवार से बेहद नज़दीकी रखने वाला हो, उनमें आस्था प्रकट करने वाला हो, और अशोक गहलोत में ये सारे के सारे गुण मौजूद है दोस्तों, नज़र आते हैं। और यही रीज़न है कि अशोक गहलोत को चुना गया है। अशोक गहलोत अड़ सकते हैं इस बात पर कि मुख्यमंत्री या तो मुझे 2 पद रखने की इजाज़त दी जाए या फिर मेरे चहेते को, मैं जिसको कहूँ उसको मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जाए, उसके नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ा जाए और उनके पास से उनको कांग्रेस के इस राज्य से, राजस्थान से दूर ना किया जाए और उनको दखल नहीं दिया जाए राजस्थान में दखल देने से। तो दोस्तों इस प्रकार की शर्तें अशोक गहलोत रख सकते हैं, क्योंकि उनका मोह माया सारी की सारी राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी से और सचिन पायलट के साथ सियासी उठापटक के सियासी गेम के साथ जुड़ी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मुश्किलों के दौर से गुजर रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात भी है और बहुत मुश्किल की घड़ी भी है। देश को एक बड़ा और निष्पक्ष और मजबूत एक प्रकार से विपक्ष चाहिए, जो फिलहाल देश में दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के बात करें, राजस्थान की सरकार की बात आ गई है तो एक खबर मेरे जहन में आ रही है नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार की दोस्तों। जहां तक हम भादरा की बार बार बात करते हैं, नगर पालिका में एक प्रकार से शासन नहीं कुशासन सा दिखाई देता है और कितनी मुश्किलात नगर पालिका क्षेत्र में दिखाई देती है, वो राजस्थान में भी आपको दिखाई देगी दोस्तों। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में दोस्तों लगभग एक जैसी स्थिति और भ्रष्टाचारी की बेदी पर
राजस्थान निकायों के अनेकों अध्यक्ष चढ़ चुके हैं और ये राजस्थान का जीता जागता सबूत है और भ्रष्टाचार का एक प्रकार से प्रूफ भी आप मान सकते हैं। पालिका अध्यक्ष भजनलाल सैनी को 1,17,000 की रिश्वत के चलते दोस्तों उनको निलंबित कर दिया गया, उनको पद से मुक्त कर दिया गया। और ये टोडा रायसीन नगर पालिका अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और इससे मैं आपको बताऊंगा भी इनके स्थान पर दूसरा अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। सत्यनारायण सैनी को दोस्तों नया अध्यक्ष भी बना दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अब तक लगभग 17 निकायों के अध्यक्ष को भ्रष्टाचार की बेदी पर झूलते हुए पाया गया है। अब तक इस कार्यकाल में, अशोक गहलोत के इस कार्यकाल में दोस्तों 17, ये 17वें निकाय के प्रमुख थे। इससे पहले मैं अगर आपको जिक्र करूं बताऊं तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर शोभा गुर्जर भी इसी तहत गुजर चुकी है, उनको हटाया जा चुका है। और जल्दी से मैं आपको बताऊं तो झालावाड़, सिक्कड़, मालपुरा और सिरोही के पिंडवाड़ा, प्रतापगढ़, बड़ी सारडी, चित्तौड़गढ़, अलवर, ब्यावर, बांसवाड़ा के गड्डी और भीलवाड़ा के मंडलगढ़, करौली, अलवर की राजगढ़, ये सारे के सारे रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त अनेकों प्रकार से पदों का दुरुपयोग करते हुए पाए गए और इनको निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। 17 लगभग इन 3.5 वर्षों में। तो भ्रष्टाचार का आलम राजस्थान में क्या है, इसका आप जीता जागता सबूत भी देख सकते हैं। क्यों मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत को इस कुर्सी से इतना मोह है। कांग्रेस पार्टी को आज ज़रूरी है बहुत सुदृढ़ीकरण की, पार्टी में एक मजबूत खाका तैयार करने की, एक नेतृत्व शानदार सा प्रदान करे, ऐसे एक करिश्माई नेतृत्व की। लेकिन दोस्तों कांग्रेस को आज राजस्थान को इस प्रकार से उस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया गया है कि अगर नए आंकड़े देखें अपराध जगत के तो बलात्कार में राजस्थान देश में नंबर 1 है। 5,000 से अधिक FIR दर्ज हुई है राजस्थान में महिलाओं से बलात्कार, रेप की घटनाओं के। और नंबर 2 पर जो राज्य है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है। पहले उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आता था, लेकिन संख्या आंकड़ों के लिहाज से आप देखेंगे तो राजस्थान में करीब 5200 के अधिक मामले एक साल में रिकॉर्ड दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर रहते हुए 2700 के करीब मामले दर्ज हुए, अर्थात राजस्थान से आधे। तो क्या पूरे देश के राज्यों के मुकाबले राजस्थान में अकेले में इतना बड़ा अपराध का ग्राफ बढ़ गया है महिलाओं को लेकर? क्या महिलाएं राजस्थान में सुरक्षित नहीं है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब आपको ढूंढना है, आपको ही इन सवालों के जवाब है वो ढूंढने हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें जो 11 जुलाई को बादरा में गोकसी की घटना हुई थी, उसके बाद में लगातार चलते आ रहे दोस्तों घटनाक्रमों को अगर देखें तो उन घटनाक्रमों में प्रशासन की बहुत भारी चूक नज़र आएगी और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर प्रशासन की बचकना हरकतें और यहाँ विभिन्न वर्गों की एक प्रकार से लापरवाहियाँ भी हमने देखी है। धरना प्रदर्शन, रैलियाँ और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट, मुकदमे भी हुए, कार्रवाइयाँ भी हुई, जमकर पुलिस हिरासत में प्रताड़नाएँ, यातनाएँ भी यहाँ क्षेत्र के लोगों ने झेली है। तो दोस्तों लगभग 17 जुलाई को गोकसी की घटना के बाद में इन गोकसी के आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई थी। लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 123 लोगों को जो बाद में धरना प्रदर्शन चला था उसमें नामजद करके उनकी भी करीब 60-70 के करीब गिरफ्तारियां की गई थी। और धारा 144 उस समय लगी थी, वो 1.5 महीना हो गया अभी भी लगी हुई है। तो चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में जो कर्फ्यू लगा था उसके बाद में वो भी 8 दिन चला था। तो ये सारे के सारे दंश, ये काले अध्याय दोस्तों ये बादरा के क्षेत्र में इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अंकित होकर रह गए। लेकिन ताज़ा घटनाक्रमों की हम इस प्रकार क्यों व्याख्या कर रहे हैं, क्यों आज फिर से आवश्यकता पड़ी है आपको इस घटना के ऊपर हम समीक्षा करें इसकी? दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। मुस्लिम समाज ने दोस्तों आंदोलन की धमकी दी है, स्थिति स्पष्ट करे प्रशासन, ये प्रशासन से कहा है। एक ज्ञापन भी सौंपा गया और 9 सितंबर के बाद में किसी भी वक्त धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे मुस्लिम समाज के लोग। तो चिड़िया गांधी के जो मुख्य आरोपी थे दोस्तों
अनवर और फारूक जो युवा थे, उनके पिता मौलवी हारून का गत शुक्रवार को निधन हो गया था दोस्तों। उनका शनिवार को उनका दाह संस्कार किया गया। उनका जनाजा जब निकला तो हजारों की संख्या में दोस्तों भीड़ उमड़ी और हनुमानगढ़, नौर, रावतसर, कहाँ से मुस्लिम समाज के लोग जो है इस जनाजे में आए। तो क्या दोस्तों धारा 144 यहाँ लागू नहीं थी? हमारा प्रथम सवाल है। प्रशासन की गलतियों से गलतियाँ आगे से आगे क्या होती जा रही है, हम आपको ये बताएंगे। किसी के जनाजे में भीड़ उमड़ना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही संवेदनशील विषय भी होता है और हमारे भारत की परंपरा, धार्मिकता और सभी वर्गों की एक प्रकार से धर्मों की अलग अलग व्याख्याएं हैं दोस्तों। उनके ये परंपरागत ये जो तौर तरीके हैं, धर्म जो त्यौहार भी मनाते हैं और इस प्रकार की जो मनाने की परंपराएं हैं, उनका निर्वाह करना कोई बुरी बात कतई नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों उनके देहांत से जुड़ी जो धारणाएं हैं, जो बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इस मामले को लेकर उनके पुत्र जो है वो जेल में थे और उनकी जमानत अभी तक नहीं हो पाई और पिता को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा और उनका निधन हो गया। तो उसको लेकर दोस्तों सभी मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त था। उन्होंने रैली निकाली और एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये कहा कि 9 सितंबर के बाद से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस प्रशासन स्थिति स्पष्ट करे कि वो जो सैंपल लिए गए थे, गोकसी की घटना हुई थी, कौन सा वो प्राइवेट सैंपल था जो गोकसी की घटना की पुष्टि करने वाला था और कौन से वो सैंपल थे जो अलग अलग सैंपल रखे हुए थे जिनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी और किसकी पॉजिटिव आई थी। और इसका एक हवाला सांसद राहुल कसवा को लेकर संसद में दिए बयान का भी हवाला मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया कि सांसद राहुल कसवा ने कहा कि एक प्राइवेट सैंपल की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो उसको एक प्रकार से मुद्दा बनाया जा रहा है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों विस्तार से इसी विषय पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये ज्ञापन देने वाले थे उनमें प्रमुख रूप से अदरीस अली एडवोकेट, जो कि करीब करीब मुस्लिम समाज का मार्गदर्शन भी करते हैं, प्रमुख एडवोकेट भी हैं और सारे मामलात यहाँ से होकर निकलते हैं दोस्तों। इनकी राय अहम मानी जाती है मुस्लिम समाज में। मोहम्मद इस्लाम कुरैशी, भादरा कस्बे का एक मुख्य चेहरा है जाफ़र अली, ये तीन इनका हवाला दिया गया है इस लेटर में, इस जो ज्ञापन दिया गया है और जो खबर आज मीडिया में प्रकाशित हुई है उसमें कि इनका कहना है कि ये सारी इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो प्रशासन अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वो गोकसी थी, वो किस प्रकार से थी, हुई थी या नहीं हुई थी। तो दोस्तों चीज़ तो वही है दोस्तों, स्थितियां स्पष्ट करने में पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम सिद्ध हुआ था और इसीलिए दोस्तों ये सारी की सारी स्थितियां जो है वो पेश आई थी। इसके ऊपर सिलसिलेवार से हम बहुत ही रोचक समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों। आगे आपको जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, किस प्रकार से सारा घटनाक्रम हुआ और कहाँ कहाँ पुलिस की चूक हुई और कहाँ कहाँ किस प्रकार से आंदोलन हुए, किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ता गया, क्षेत्र में तनाव व्याप्त होता गया और क्षेत्र को एक प्रकार से दोस्तों सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास जैसा किया गया और आज भी अमन चैन भाईचारा जैसे ताक पर रखा हुआ है। ऐसी स्थितियां भादरा क्षेत्र में बनी हुई है जिसका जीता जाता सबूत मैं नहीं कहता, धारा 144 कहती है, जो अभी भी हटाने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। दोस्तों आतंकवादी घटना होती है जम्मू कश्मीर में, कहीं ऑपरेशन चलता है 2-4-5 घंटे का, उसके बाद में 2-4-5 दिनों बाद में धारा 144 वहाँ से भी हटा दी जाती है। लेकिन यहाँ 1.5 महीना हो गया, प्रशासन की सूझबूझ समझ कहाँ गई, क्या कर रही है दोस्तों, अब तक ये धाराएं क्यों नहीं हटी, इसके ऊपर विस्तार से हम बात कर रहे हैं। दोस्तों जिस प्रकार से घटना हुई थी उस घटना को लेकर सैंपल भेजा गया और सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और ये प्रशासन ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई थी। उसके बाद में घटना से संबंधित एक्शन लिया गया और दोषियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया गया और प्रशासन ने इसकी पुष्टि भी की थी। आरोपियों को गिरफ्तार 6 के करीब कर लिया गया था। उसके बाद में लगा धरना प्रदर्शन गांधी बड़ी बस स्टैंड पर। तो दोस्तों अगर ये गोकसी की घटना नहीं हुई थी और अगर इसमें पाडा, जैसा कि प्रशासन ने बताया था, पाडा या बकरे का वो मीट था,
तो क्यों प्रशासन ने धरना प्रदर्शन लगने दिया चिड़िया गांधी गांव में, और क्यों दोस्तों स्थिति को ढूलमूल बनाए रखा और स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया, और क्यों फिर उन आरोपियों को पहले गिरफ्तार राउंड अप किया गया था पहले और उसके बाद में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जैसे ही घटना की पुष्टि हुई, पुलिस ने इसकी पुष्टि की कि गोकसी की घटना में जो सैंपल भेजा गया था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होती है जो अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई और क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं होती है। बार संघ के अधिवक्ताओं द्वारा उनका केस नहीं लड़ने की बात की जाती है और तहसीलदार महोदय द्वारा उसके बाद में जो धरना लगा था दोस्तों, मैं आपको बताऊं सिलसिलेवार, तो उस धरने को चौथा दिन था और वार्ता के लिए प्रशासन चौथे ही दिन आया था देर शाम को, और वार्ता के अंदर लगभग सहमति होती हुई प्रतीत हो रही थी और धरनार्थी जो थे वो सुबह हनुमान चालीसे का पाठ करके और इस धरने को समाप्त कर देंगे। अपने जो सभी धरनार्थी हैं लोगों को बातें बताकर, क्या बातें हमारी समझौता वार्ता में हुई है वो बताकर, लेकिन प्रशासन द्वारा एकदम अड़ियल रुख अपनाया गया कि अभी की अभी आप धरना स्थल खाली करो, अभी की भी आप धरना हटाएंगे। तो ऐसे में धरनार्थी अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम आज नहीं हटा सकते, हम पहले धरनार्थियों के साथ, हमारे लोगों के साथ जाके बात करेंगे। कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, असमंजस की स्थिति रही और प्रशासन ने आदेश दिया, धरनार्थियों को बलपूर्वक खदेड़ दिया गया। यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, पहले ही हालांकि पुलिस द्वारा भूल हुई कि प्रथम दृष्टया जो पाडे का या बकरे का मीट बताया गया तो वो भारी भूल थी, उसकी जगह प्रशासन द्वारा गाय का भी मीट हो सकता है ऐसा भी बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला, जो कि बाद में रिपोर्ट आई, पुलिस ने इसकी पुष्टि की तो पुलिस यहाँ एकदम झूठी और नकारी प्रतीत हुई दोस्तों। तो ये यहाँ पुलिस की प्रथम गलती एक प्रकार से हुई। इसके बाद में पुलिस प्रशासन ने स्थिति को समझा नहीं, भूल पर भूल की और प्रदर्शनकारियों पर बलपूर्वक से उनको खदेड़ा गया, लाठियां भी चलाई गई और उसके बाद में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए। 123 को नामजद अभियुक्त बनाया गया, 50, 60, 70 से अधिक के लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस प्रताड़नाएं दी गई, उनकी जमानत में एक प्रकार से तस्दीक शुदा जो हैसियत प्रमाण पत्र है वो 1 लाख का मांगा गया और इस प्रकार की जटिलताएं बनाई गई। किसके कहने पर? क्यों पुलिस प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन द्वारा गलतियों पर गलतियां इस मामलों को लेकर की गई। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ गलतियां करने का सिलसिला रुका नहीं, धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को तो खदेड़ा ही गया। प्रथम दृष्टया जो बताया गया वो भी गलती पुलिस की थी, लेकिन धारा 144 का ना हटाए जाना दोस्तों, ये रिस्क पुलिस को लेनी ही थी, चाहे कभी ले ले, आगे भी ये रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। क्यों 144 धारा हटाकर लोगों के जहनों में, दिलो दिमाग में इस वायरस को जिंदा रखा गया दोस्तों? धारा 144 हटाकर ये रिस्क लेनी थी। बेशक पुलिस फोर्स आप नहीं हटाते, उसका पुलिस बल जो है आप तैनात रखते, लेकिन धारा 144 लगाए रखना और किसी को परमिशन देना, किसी को परमिशन नहीं देना, सेलेक्टिव अवधारणाएं आप बनाना, ये आपकी भूल है। उससे ज़्यादा भूल पर भूल हुई। तिरंगा की रैली की भी परमिशन आपने नहीं दी, ये भी आप यहाँ भूल करते हुए प्रतीत हुए। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बताया जनाजे में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी और सही मायने में तो बादरा कस्बे में नहीं, ज़्यादा तनाव तो चिड़िया गांधी और गांधीबीड़ी में है। वहाँ भीड़ कैसे उमड़ पड़ी? क्या वहाँ धारा 144 नहीं थी? क्या उन हजारों लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज होंगे? बताए ये पुलिस प्रशासन क्यों इस प्रकार की जातियाँ पुलिस प्रशासन द्वारा गलतियों पर गलतियां आगे से आगे की जा रही है। और दोस्तों इसके बाद में भी तिरंगा रैली की अनुमति नहीं देना पुलिस प्रशासन की, ये भी भूल रही है। और अगर मामले को धरना प्रदर्शन होता रहा अभी भी दोस्तों, जो जिस प्रकार की यहाँ ज्ञापन दिया गया है 9 सितंबर के बाद में धरना प्रदर्शन, अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो ये पुलिस की बहुत बड़ी भूल एक और होने जा रही है दोस्तों। भूल पर भूल। आपको जब बलपूर्वक आप धरना प्रदर्शन को खदेड़ सकते हैं तो ऐसे धरना प्रदर्शन को भी आप बलपूर्वक या सख्ताई के साथ कह सकते हैं कि ऐसे धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं होंगे। क्षेत्र का माहौल खराब करने से रोकने की सारी जिम्मेवारियाँ, जवाबदारियाँ पुलिस
प्रशासन की है दोस्तों, और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि की है, जो कि इस पूरे मामले पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं दोस्तों। तो कहाँ चूक हो रही है, कहाँ इस क्षेत्र का माहौल जा रहा है, और कौन इस क्षेत्र के माहौल को बिगाड़ रहा है, कौन अमन चैन भाईचारे को ताक पर रख रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला है। पुलिस प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और आने वाले समय में ये जो मामला दबता हुआ, जो समय के साथ घाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, उस घाव को एक बार फिर से कुरेद कर उसको नासूर बनाने की जो तैयारियां और जो रणनीतियां और जिस प्रकार की रणनीतियां अंजाम दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए और सभी वर्गों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है दोस्तों। साफ संदेश भारत के माध्यम से हम ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि यहाँ अमन चैन भाईचारा बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, साफ संदेश भारत के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, मामले की गंभीरता को आप समझें, और मामला कितना संवेदनशील है इसे देखते हुए इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को आप तुरंत और तत्काल प्रभाव से स्थगित करें। आप पर भी दायित्व बनता है, आप पर भी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां हैं कि आप भी इस माहौल में तलखी लाने की बजाय शांति और भाईचारे का, अमन का पैगाम दे, और इस प्रकार से शांति भाईचारे को बरकरार रखने में प्रशासन का योगदान दे। दोस्तों, जिस प्रकार से अन्य संगठनों को और अनुमतियां नहीं दी जा रही है, किसी प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक बड़े आयोजन, इस प्रकार से जब सख्ताइयां चल रही है धारा 144 के तहत, तो क्यों ना मुस्लिम समाज को भी इस प्रकार की समझ दिखानी चाहिए, क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को भी इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे अमन चैन भाईचारा की मुश्किलात क्षेत्र में बढ़े। और दोस्तों, क्या स्थिति है, क्या क्लियर करना बाकी रहा है, समझ से परे है दोस्तों। क्यों सीसीटीवी फुटेज को रातों रात उखाड़ लिया जाता है चिड़िया गांधी से, और क्यों रातों रात जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मूसा मौलवी, उसको रातों रात वो भाग जाता है, उसको भगाया जाता है, या क्या किया जाता है, ये तो सभी भली भांति जानते हैं, जो आसपास के लोग हैं, प्रशासन भी जानता होगा। वो क्यों भाग खड़ा होता है रातों रात अगर यहाँ गोकशी की घटना नहीं हुई तो, और क्यों पुलिस प्रशासन धरनार्थियों को धरना लगाने की अनुमति देता है, और 4 दिन तक धरना लगता है बस स्टैंड पर अगर गोकशी की घटना नहीं हुई तो। क्या क्लियर करना बाकी रह जाता है दोस्तों? क्यों अगर गोकशी की घटना नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन लोगों द्वारा किया जाता है? क्या असमंजस की स्थिति थी दोस्तों? ये भी एक समझने वाली बात है। और आरोपियों को पहले राउंड अप किया जाता है, छोड़ा जाता है। अब जो गोकशी की घटना की पुष्टि पुलिस स्वयं करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद में आरोपियों को फिर से पकड़ा जाता है। उनकी अभी तक गिरफ्तारियां हैं, उनको जमानत नहीं मिली है। तो क्या ये घटनाएं पर्याप्त नहीं है कि क्षेत्र में कुछ न कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई है जो कि सनातन धर्म से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को आहत प्रदान करने वाली है दोस्तों, आहत करने वाली है। ये दोस्तों कांग्रेस, बीजेपी, माकपा, बसपा किसी का सवाल नहीं है, ये सनातन से धर्म से जुड़ा हुआ सवाल है। ये सभी उन भाई बहनों के लिए और सनातनियों के लिए है जो गाय का स्थान एक पूजनीय, एक देवी देवताओं के रूप में उनके लिए, उनके दिलो दिमाग पर, उनकी पूजा अर्चनाओं में, उनकी आराधनाओं में निहित है। तो दोस्तों ऐसे में इस धर्म के लोगों की क्या भावनाओं को आहत करना कहीं ना कहीं शोभा देता है? क्या मामले की गंभीरता को जटिल नहीं बनाएगा, गंभीरता को बढ़ाएगा नहीं? क्या क्षेत्र के अमन चैन भाईचारे को, शांति को बहाली करने की दिशा में एक बहुत बड़ा रोड़ा नहीं बन जाएगा? दोस्तों ये सारे के सवाल जो है मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसका अनुमान लगाइएगा। पुलिस प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा, आत्म मंथन कीजिएगा। हिंदू वर्ग भी आत्म मंथन करे, मुस्लिम वर्ग भी आत्म मंथन करे, और सभी इस चीज़ को समझे, मामले की गंभीरता को, संवेदनशीलता को समझे, और कितना संवेदनशील मामला है, किसी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग की भावना हो, चाहे हिंदू धर्म की भावना हो। तो भावनाओं के साथ खेलना, ये खेल कतई दोस्तों राजनीतिक दृष्टि से कतई अच्छा नहीं है, कतई सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार से देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अच्छा नहीं है, देश की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है।
तो आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही। कैसी लगी समीक्षा आपको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अब जल्दी से मैं आपको मौसम का मिजाज बताता हूँ। 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर बना रहा और 70 के करीब बादल छाए रहे। मौसम विभाग की अनुमान है, आशंकाएं हैं, उनका अनुमान था कि बारिश नहीं है आने वाले दिनों में। और कल के लिए भी दोस्तों मौसम विभाग ने मात्र 0.2 mm बरसात की चेतावनी दी है, अर्थात बूंदाबांदी बेशक हो सकती है। गर्मी एकाएक बढ़ी है दोस्तों, जैसे ही बरसात रुकी है मानसून के बादलों का कमतर होते हुए आसमान में आपने जब से देखा है तब से दोस्तों क्षेत्र में एक प्रकार से वातावरण में तलखी आई है। टेम्परेचर में जिस प्रकार से गोकशी की घटना को लेकर वातावरण में भादरा के सांप्रदायिक सौहार्द में तलखी आई है, उसी प्रकार मौसम में भी दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। 36 डिग्री टेम्परेचर मौसम का कल भी बना रहेगा, जिस प्रकार से आज भी 36 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया। तो 60, 70, 80% बादल भी छाए रहेंगे। रात्रि को 100% बादल छाए रहेंगे। कल को बरसात की चेतावनी नहीं है। ये रहा दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन के मुख्य समाचारों का जखीरा और विश्लेषण। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर दोस्तों आपके सामने नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।